नमस्कार दोस्तों। आज मुक्तिबोध जी द्वारा लिखी कहानी काट का सपना आप लोगों को सुनाऊंगी। यदि हम देखें कि मुक्तिबोध जी को कोई क्यों सुने, तो उनकी कहानियों में वैचारिकता है, दार्शनिकता है, उनका रोमानी आदर्शवाद है और उनकी जटिल गूढ़ गहन श्लिष्ट रहस्यों को बेहतरीवी से उलझी महीन परतों के सतत जांच की हठपूर्वक अपराजेय संकल्प दृढ़ता भी है। तो आइए उनके द्वारा लिखी हुई कहानी काट का सपना आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। थके हुए कंधे आगे बढ़ रहे थे, जिन पर पीली मिट्टी का सा चौड़ा चेहरा, उस पर काले कोयले के से दाग, कोई खूरा जलाती हुई बू भरी धुआती मैली आग जो मन में है और कभी कभी सुनहली आँच भी देती है, पूरा सनिश्चरी रूप। वे एक बालिका के पिता हैं और वह बालिका एक घर के बरामदे की गली में निकली मुड़ेर पर बैठी हुई है। अपने को देखती हुई उन्हें देख उनके दुबले पीले चेहरे पर मुस्कुराहट खिलती है और वह अपने दोनों हाथ आगे कर देती है, जिससे कि उसके काका उसे अपने कंधे पर ले लें। उसके पिता अपनी बालिका को देख प्रसन्न नहीं होते, विक्षुब्ध हो जाता है उसका मन। नन्ही बालिका सरोज का पीला चेहरा, तन में फटा हुआ सिर्फ एक फ्रॉक और उसके दुबले हाथ उन्हें बालिका के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। ऐसे कर्तव्य की जिसे वे पूरा नहीं कर सके, कर भी नहीं सकेंगे, नहीं कर सकते थे। अपनी अक्षमता के बोझ से वो चिढ़ जाते हैं और उस नन्ही बालिका को डांट कर पूछते हैं, यहाँ क्यों बैठी हो, अंदर क्यों नहीं जाती? बालिका सरोज गंभीर वृद्ध दार्शनिक सी बैठी रहती है। वह अपने क्रोध पर पिता की लज्जा आती है, उसका मन गलने लगता है, उसके हृदय में बच्ची के प्रति प्यार उमड़ता है। वह उसे अपने क्रोध पर काबू करने के लिए उसे कंधे पर उठा लेते हैं। ऊंचे उठने पर सुख अनुभव कर बच्ची मुस्कुरा उठती है। पिता बच्ची को लिए घर में प्रवेश करते हैं तो एक ठंडा सूना मटियाला बांस भरा अंधेरा प्रस्तुत होता है, जिसके पिछवाड़े के अंतिम छोर में आसमान की नीलाई का एक छोटा चौकोर टुकड़ा खड़ा हुआ है। वह दरवाज़ा है। घर में कोई नहीं है, सिर्फ दो सांसें हैं, एक पिता की, दूसरी पुत्री की। वे एक अंधेरे कोने में बैठ जाते हैं और घुटनों में वह बालिका है। उसका चेहरा पिता को दिखाई नहीं देता, फिर भी वह पूरा का पूरा महसूस होता है। वे चुपचाप उसके गाल पर हाथ फेरते हैं, हाथ फेरते जाते हैं और सोचते हैं कि यह लड़की मेरे समान ही धैर्यवान है, सब कुछ समझती है, सब कुछ पहचानती है, बड़ी प्यारी लड़की है। उन्हें लगता है कि उनकी आंखें तर हो रही हैं। यकायक ख्याल आता है कि अगर घर में बड़ा आईना होता तो अच्छा होता। अपनी बड़ी आंसू भरी सूरत की बदसूरती देख लेते। उन्हें उम्र रसीदा आदमियों की रोना अच्छा नहीं लगता। सामने अंधेरे में रंग बिरंगी पर धुंधली आकृतियाँ तैर जाती हैं। सुंदर चेहरे वाली एक लड़की है, वह उनकी सरोज है। नारंगी साड़ी है, सुनहली किनारी है, सफ़ेद चंपई ब्लाउज है, गले में हार, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ। एक दर्जन पति के घर से वापस लौटी है, खुश है। दामाद मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसकी गरीब सूरत है और वह बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा है। क्या करे, सोचता नहीं। घर में उसकी स्त्री पूड़ी बना रही है, पकौड़ियाँ बना रही है, बहुत बहुत सी चीज़ें हैं। भाग दौड़ है, हल्ला गुल्ला है, शोर शराबा है। लोग आकर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पास पड़ोस की लुगाइयाँ चौके में मदद कर रही हैं और उनके दिल में क्या करे क्या ना करे, सब कुछ डाले। क्या ही अच्छा होता कि उनमें यह ताकत होती कि वे सबको प्रसन्न कर सकते और सारी दुनिया को खुश देख सकते, कि इतने में सपना टूट जाता है। बरामदे का दरवाज़ा बज उठता है। पैरों की आवाज़ से साफ जाहिर है कि स्त्री जो कहीं गई थी लौट आई है। अंदर आकर देखती है, उसे अचंभा होता है। यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ गूंजती है जैसे लोहे की सांकल बजती है, जैसे ईमान बजता है। सरोज कहाँ है? कोई आवाज़ नहीं। सरोज और उसके पिता स्तब्ध बैठे हैं। पिता बोलते हैं मानो छाती के कफ की चीरती हुई घरघराती आवाज़ आ रही हो।
कहते हैं कहाँ गई थी? घर बड़ा सूना लग रहा था। स्त्री कोई जवाब न देकर वहाँ से चली जाती है। आंगन में पहुंचकर जमीन में गड़ा हुआ एक पुराना पेड़ जो कट चुका है और उसकी झिल्लियाँ बिखरी हैं, उस पर पैर रखकर खड़ी होती है। जमीन में उस कटे पेड़ में से जमीन की तहें छूते हुए नए अंकुर निकले हैं। बाद में उन पर से उठकर वह झिल्लियाँ बीनती हैं। पड़ोस से लाई हुई कुल्हाड़ी जलाकर उन अधकटे ठूंठों से लकड़ी निकालने का ख्याल आता है, लेकिन काटने का जी नहीं होता। इसलिए झिल्लियाँ बिनकर वह उनका एक ढेर बना लेती है और फिर आंगन की दीवार की मुड़ेर पर चढ़ जाती है, क्योंकि उस मुड़ेर के एक ओर नीम की एक सूखी डाल निकल आई है। उसे वह तोड़ती है। ऊंची मुड़ेर पर चढ़कर नीम की सूखी डाल तोड़ लाने का जो साहस है, वह साहस से दीप्त होकर वह प्रफुल्ल हो जाती है। सारी लकड़ी ठंडे चूल्हों के पास लाती है, जमा कर देती है। सरोज पिता की गोद से उठ आई है। वह देखती है कि चूल्हे में सुनहली ज्वाला निकल रही है। वह देखती है और देखती रह जाती है। उसे उस ज्वाला का रंग अच्छा लगता है। वह चूल्हे के पास बैठ जाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी दुख रही है, पर चूल्हे में जलती हुई ज्वाला उसे अच्छी लग रही है। सारा चौका सुहाना हो उठता है। भूरा मटियारा साफ सुथरा भीत की पटिया पर रखी पीतल की एक भगोनी, छोटे छोटे 2 गिलास, 2 कटोरियाँ कैसी चमचमा रही हैं। कितनी सुंदर उन पर माँ का हाथ फिरा है। तभी तो सुबह के पकाए भात में पानी डाला जाता है और नमक चूल्हे पर चढ़ गया है। भात सुबह का बेसन भी है, उसमें पानी मिला दिया जाता है। उसे भी चूल्हे के दूसरे मुंह पर रख दिया जाता है, सीजता रहेगा। सरोज बोलती नहीं, माँ बोलती नहीं, पिता बोलते नहीं। जब वह नन्ही बालिका भोजन कर चुकी तो उसके जान में जान आई। बोरे पर बिछे माँ के चिड़चिड़े से बने अपने मुलायम बिस्तर पर वह सो गई। उसे नींद आ गई। पिताजी के बिस्तर से सटा हुआ उसका बिस्तर है। वह उसे अपने पास नहीं लेते। रात को वह बिस्तर गीला करती है, इसलिए वे तथाकथित बिस्तरों पर लेट गए हैं। दोनों को नींद नहीं है। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। कहना आवश्यक है, किंतु वो जानते हैं कि दोनों को मालूम है कि उन्हें एक दूसरे से क्या कहना है। उस पूर्व ज्ञान को वे कहना सुनना नहीं चाहते। वह पूर्व ज्ञान वेदना कारक है, इसलिए उसे न कहना ही अच्छा है। फिर भी न कहने से काम नहीं बनता, क्योंकि यह कह सुन लेने से अपने अपने निवेदनों पर सील लग जाती है, व्यक्तिगत मुहर लग जाती है। वह व्यक्तिगत मुहर अभी लगी नहीं है। हर एक उत्तर, हर एक ज्ञान है, फिर भी बहुत कुछ अज्ञात छूट जाता है। वे नहीं चाहते कि रात में नींद के पहले के ये कुछ क्षण खराब हो जाएं, मन स्थिति विकृत हो और दुर्दमनीय चिंता को ग्रस्त होकर वे रात भर जागते कराहते रहें। नहीं, ऐसा नहीं। चिंता सुबह उठकर करेंगे। रात है, यह रात अपनी है, कल की कल देखी जाएगी। किंतु इस ख्यालात में माथे का दुखना नहीं थमता, देह की थकान दूर नहीं होती, असंतोष की आग, बेबसी का धुआं दूर नहीं होता। न ही उसका एक उपाय है। जबरदस्ती नींद लाने के लिए आप 1 से 100 तक गिनते जाइए। इस तरह जब आप कई बार गिनेंगे, दिमाग थक जाएगा और आपके ही भीतर अंधेरा छा जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है। रेखा गणित की एक पुस्तक ले लीजिए, मन ही मन चित्र उकारिए, तैयार करिए, उसके कोणों के ना दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अंत तक आने से पहले ही नींद घेर लेगी। एक और मार्ग है जिसे इस लेख के लेखक अक्सर अपनाया करते हैं। मस्तिष्क की सारी नसें ढीली कर दीजिए। आंखें मूंद कर, पलकें बिल्कुल बंद करके सिर्फ अंधेरे को एकाग्र देखते रहिए। तरह तरह की तस्वीरें बनेंगी, पेड़दार रास्ते और उस पर चलती हुई भीड़, अथवा पहाड़ और नदियाँ, उससे पार करती हुई रेलगाड़ी। भग 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 भग। अंधेरा जड़ हो गया और छाती पर बैठ गया। नहीं, उसे हटाना पड़ेगा ही। सरोज के पिता सोच रहे हैं और उसकी आंखें बगल में पड़े हुए बिस्तर की ओर देख रही हैं। वहाँ भी हलचल है, वहाँ भी बेचैनी है, लेकिन कैसी? लेकिन उन दोनों में न स्वीकार है न अस्वीकार, सिर्फ एक संदेह है। यह संदेह साकार है कि इस निष्क्रियता में एक अलगाव है, एक भीतरी अलगाव है। अलगाव में विरोध है, विरोध में आलोचना है, आलोचना में करुणा है, आलोचना
पूर्णतः स्वीकारणीय है, लेकिन उसका संकेत कर्तव्य कर्म की ओर है, जिसे इस पुरुष ने कभी पूरा नहीं किया वह पूरा नहीं कर सकता। कर्तव्य कर्म को पूरा करना केवल उसके संकल्प द्वारा ही नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ उसे करना चाहिए। फिर भी वह पुरुष मन ही मन यह वचन देता है, यह प्रतिज्ञा करता है कि कल जरूर वह कुछ न कुछ करेगा, विजयी होकर लौटेगा। पुरुष में भी आवेश नहीं है, वह भी ठंडा है, सिर्फ गर्मी लाने की कोशिश कर रहा है। वह उसकी बाहों में थी, निश्चेत शरीर, फिर भी उसमें एक उष्मा है जो मानो 100 नेत्रों से अपने पुरुष को देख रही हो, निर्दय प्रदान करने के लिए प्रमाण एकत्र कर रही हो, फिर भी निश्चेत और सक्रिय। पुरुष संवेदनाओं के जाल में खो गया। उसे स्त्री के होंठ गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से लगे, उसमें उसे सूरज की गर्मी की याद आई, उसमें कपोल मिट्टी के भी उसी नमकीन शुष्क मृत्तिका उसके हृदय का अनजानी करुणा की सूचना से भर उठा। हाँ, उसके पेट में, त्वचा में घरेलू बाँस थी। उसने उसे अपने बाहों में भर लिया और वह मन ही मन उस पूरी गर्म चिलकती हुई पृथ्वी की याद करने लगा, जिस पर वह बेसहारा मारा मारा फिरता है। क्या वह पृथ्वी उतनी ही दुखी है जितनी वह स्वयं? एक ऊर्जा उठी और गिर गई। पुरुष निश्चेत पड़ा रहा, पर मन जागृत रहा। दोनों स्त्री पुरुष के जीवन में विराम का पूर्ण चिन्ह लग गया। काट हो गए हैं, बाढ़ आती है, किनारे पर पड़े हुए कानों को बहा कर ले जाती है। जल विप्लव काट कहते जाते हैं, फिर भी वो प्राणहीन काट आपस में गुथे हुए बहे जा रहे हैं। बादल तूफान के कारण पेड़ तिरछे हो रहे हैं, पर वे गुथे बंधे बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। और हाँ, गुथे बंधे काट खाली नहीं है, उन पर एक बालिका बैठी हुई है। वह सरोज है। अपने नन्हे 2 हाथ उसने दोनों काठों पर टेक दिए हैं, जिसके सहारे वह स्वयं चली जा रही है। सरोज की उस बाल मूर्ति की रक्षा करनी ही होगी। उन 2 निष्प्राण काठ लट्ठों के यही कर्तव्य है। पुरुष इस स्वप्न में देखता ही रहता है। बाहर का गजर होता है, रात और आगे बढ़ती है। सप्तऋषि जो अब तक एक कोने में थे, सामने आकर सिर्फ दिखाई देते हैं। ये थी मुक्तिबोध जी द्वारा लिखी कहानी काठ का सपना, जो आपने अभी सुना। आपको कहानियाँ कैसी लगती हैं? यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।